स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टू क्रिएट इंस्टीट्यूट प्लस लाइब्रेरी। यहाँ पर हमारे पास लाइब्रेरी की भी सुविधा है और मेन टारगेट हमारा इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। क्लास 6 से 12 का क्लास भी स्टार्ट हो चुका है, दोनों मीडियम में, इंग्लिश तो हिंदी। इसके साथ ही साथ 11-12 के कोर्सेज भी स्टार्ट हो चुके हैं। हमारा लक्ष्य बीपीएससी का भी तैयारी है। इसके साथ ही साथ एम्बेडेड रहेगा एसएससी के कोर्सेज भी। हम लोग स्लोली एंड ग्रेजुअली टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे और एक बड़ा सा हमारे सामने मिशन है जो कि स्लोली एंड ग्रेजुअली आप लोगों के सहयोग से ये पूरा हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी सीरीज में सबसे पहले हम लोग बीपीएससी का शुरुआत करेंगे। बीपीएससी और इसके साथ ही, चूंकि ये अभी जो रिलीज हो रहा है ये गोपालगंज के एक छोटे से टाउन से शुरू हो रहा है, तो इसमें हमारा बीपीएससी भी एम्बेडेड कोर्सेज एसएससी भी रहेगा। एसएससी से मतलब केवल एसएससी से नहीं है, इसमें तमाम सारे एग्जाम जैसे एसआई है, सब इंस्पेक्टर है, पुलिस है, इसके अलावा फूड कॉर्पोरेशन के भी आता है। जितने सारे ऑल ओवर बिहार प्लस ऑल ओवर इंडिया में जो बी ग्रेड के जॉब्स है वो सब आते हैं। सारे ऑब्जेक्टिव 1 ईयर एग्जाम्स, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स इसके डोमेन में आएंगे, एसएससी के डोमेन में। ठीक है, तो मेन टारगेट हम लोग का बीपीएससी रहेगा। लेकिन बच्चे अब चूंकि एक सर्टेन लेवल पर आना पड़ता है बीपीएससी में, तो ये लेकर चलेंगे। चूंकि ऑब्जेक्टिव लेवल 1 ईयर आसान रहता है, लेकिन हाँ बीपीएससी में आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। जब आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग कोई भी टॉपिक पढ़ें या कोई भी सब्जेक्ट पढ़िएगा तो वहां पर कंसेप्चुअल मतलब उसकी समझ होनी चाहिए। तो हिस्ट्री क्या है, तो शुरू से लेकर अंत तक, और जोड़ने की प्रवृत्ति, कैसे हम लोग इतिहास से भूगोल को राज्य व्यवस्था से, राज्य व्यवस्था को अर्थशास्त्र से, मतलब हिस्ट्री को ज्योग्राफी को पॉलिटी से इकोनॉमिक्स, और फिर इंटरमिंगलिंग इन सबको मिलाकर एक ऐसे बेस्ट से बेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। जब इस लेवल पर हम जाने लगते हैं तो हम यूपीएससी लेवल में तैयार होने लगते हैं। और जान लीजिए, आप लोगों ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जो भी बच्चे यूपीएससी के लेवल तक तैयार हो चुके हैं वो बीपीएससी में भी रैंक करते हैं और यूपीएससी में भी रैंक करते हैं। तो हमारा टारगेट रहेगा कि ये ऑब्जेक्टिव 1 ईयर एग्जाम से लेकर के बीपीएससी लेवल से लेकर के और यूपीएससी लेवल तक तैयार करना। ये जस्ट बिगनिंग है, क्योंकि छोटा शहर है, तो हमारा लक्ष्य भले ही आगे का हो, लेकिन हम अपने देश को पकड़ के चलना चाहते हैं। और जो बच्चे हैं हमारे, ये हमारा इन्वायरमेंट तो यही है, तो हमारा जो कोर इन्वायरमेंट है, जो कोर बच्चे हैं हमारे यहाँ गोपालगंज के, तो वहां उनको लेते हुए चलना। और डिजिटल माध्यम से हम लोग सारे बिहारी वरण पूरे भारत या जहां जहां भी है हम लोग जुड़ सकेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज में मेरा रोल मेनली ज्योग्राफी का तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ हम अन्य सेक्टर्स जैसे कि हिस्ट्री में भी या कुछ कोर एरिया में भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। हम एक इंजीनियर्स भी हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, साथ ही साथ हम अभी ज्योग्राफी से गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर भी हैं। ठीक है, हम नेट क्वालिफाइड भी हैं और मेरे सारे जितने फैकल्टीज है सारे स्किल्ड हैं और वो अपने हायर एंड्स के लिए हैं। सब कहीं ना कहीं जॉब किए चुके हैं, कर भी रहे हैं, पार्ट टाइम करते हैं या अपने लाइफ में हायर एंड्स को रीच करने के लिए सब एस्पायर कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स भी ठीक इसी तरह, क्योंकि कोई भी सीमा, कोई भी अचीवमेंट, कोई भी पायदान वो अंत नहीं होता, बस वो एक सीढ़ी का एक पायदान मात्र है। उससे ऊपर आप जाइएगा, फिर उससे ऊपर बढ़ने के लिए लक्ष्य रहता है, चाहे आप किसी पोस्ट पर क्यों ना पहुंच जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो अपना आगे ये आप लोग से इंटरेक्शंस का वर्क हम सर को देते हैं, रितेश सर को, जो पॉलिटी का करेंगे। और हमारे साथ ही साथ हमारे आए सर, ये यहाँ पर ये सागर जी हैं, सागर सर हैं। ये एसएससी का जितना ऑब्जेक्टिव इनका कुछ लक्ष्य है, अभी तत्काल ये उसी पर मतलब देखे हैं, चाह रहे हैं कि जितने बच्चों को इनके अंडर गाइडेंस में करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, और इसके अन्य भी साइंसेस का बहुत सारे पोर्शंस को कवर करेंगे। ठीक है, और आप जब इंटरेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर लोग क्या वर्क किए हैं, क्या स्किल है और किस तरह से आप लोग से जुड़ना चाहते हैं। तो ठीक है, हम लोग इसी सीरीज में सबसे पहले देते हैं रितेश सर को, क्योंकि बीपीएससी में ये लिंक रहेंगे, और तब साथ में सागर सर आएंगे। ठीक है, हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आज हम लोग जानेंगे कि बीपीएससी का सिलेबस क्या होता है। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों को बीपीएससी का सिलेबस पता होगा, फिर भी कुछ बच्चे जिनको बीपीएससी का सिलेबस नहीं पता है, तो हम चाहेंगे कि पहले सिलेबस समझ लीजिए, ताकि जब नेक्स्ट डे क्लास आपका स्टार्ट हो, जैसे कि हम पॉलिटी पढ़ाएंगे तो पॉलिटी का क्लास जब स्टार्ट हो तो आप
पहले से कुछ तैयारी करके आए। तो जैसे बीपीएससी का सिलेबस में आप जानते होंगे कि बीपीएससी 3 फेज में होता है, फर्स्ट प्रीलिम्स, सेकेंड मेंस एंड इंटरव्यू। दोस्तों प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चंस आते हैं जो सभी सब्जेक्ट से मिलाकर होते हैं, एंड मेंस को हम लोग मेंस में 4 पेपर होते हैं, एक ए से जीएस पेपर फर्स्ट जिसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, इंडियन सोसाइटी, हिस्ट्री में ऑल सब्जेक्ट मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट एंड मिडिवल, तो यहाँ पे ओनली हिस्ट्री लिख देते हैं। फिर इंटरनल रिलेशंस इसमें आते हैं, एंड जनरल क्वेश्चंस जीएस पेपर सेकेंड इसमें आता है पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस टेक, फिर एक ऑप्शनल पेपर होता है जो अब ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑप्शनल। ठीक है, तो मेरा सब्जेक्ट है पॉलिटी, हम पॉलिटी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पॉलिटी का सिलेबस समझ लेते हैं, पॉलिटी का सिलेबस क्या क्या है, उसमें कहां से क्वेश्चन पूछते हैं। फर्स्ट आप जाके यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके देखिएगा लोग, तो आपको पता चलेगा कि बीपीएससी का सिलेबस क्या है। तो आप उसमें देखिएगा जो पॉलिटी का सेशन है उसमें आपका पहला है प्रीएम्बल, भारत का उद्देशिका। ठीक है, एंड ऐसे ही बाकी सब है। तो हम लोग को देखिए, आप डायरेक्ट आप जब देखिएगा सिलेबस तो उसमें डायरेक्ट प्रीएम्बल से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन प्रीएम्बल को समझने के लिए हम लोग को इसका कुछ बैकग्राउंड होता है जो कि सिलेबस में नहीं लिखा है, वो अंडरस्टैंड है। तो हम लोग डायरेक्ट प्रीएम्बल से नहीं स्टार्ट करेंगे, बल्कि हम लोग हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, तो हम लोग ये जो पढ़ेंगे संवैधानिक विकास, तो इसको हम लोग ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ से डीप में क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन मिनिमम 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे तो आ जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से, प्रीएम्बल से आएगा, फिर फंडामेंटल राइट से आएगा जिसको हम लोग कहते हैं मूल अधिकार बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद से डीपीएसपी से आएगा। ठीक है, फिर मौलिक कर्तव्य, फिर वैसे ही आगे संसद। ठीक है, मतलब जो बीपीएससी का पॉलिटी का सिलेबस स्टार्ट होता है वो कहाँ से, प्रीएम्बल से स्टार्ट होता है और आगे ऐसे पढ़ाया जाता है। लेकिन उसके समझने के लिए हम लोग को भारत का संवैधानिक विकास, फिर संविधान निर्माण, संविधान सभा, ये सब थोड़ा उसको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग उसको समझेंगे। इसको समझने के लिए हम लोग को क्या थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री का भी नॉलेज होना चाहिए। तो हम इसमें पॉलिटी जब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, उसको मॉडर्न हिस्ट्री से कनेक्ट करके ऐसे पढ़ाते जाएंगे। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है? सर एक बात बताइए, थोड़ा सा एक ब्रीफ कर दीजिए संवैधानिक विकास में, थोड़ा सा बता दीजिए। संवैधानिक विकास तो आप देख सकते हैं जो संवैधानिक विकास है, तो ये संविधान विकास मतलब संविधान का निर्माण कैसे स्टार्ट होता है। तो ये स्टार्ट होता है जब आप 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है यहां से स्टार्ट होता है। देखिए इसको दो टाइप में बांटा गया, एक कंपनी का शासन, ठीक है, एंड एक सेकेंड
ब्रिटिश शासन यानी डायरेक्ट सरकार, जो ब्रिटेन का सरकार था उसका, सॉरी ब्रिटिश सरकार का शासन। ठीक है, तो अब ये समझना है हम लोग को, जानना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आया क्यों। तो ये सब आप जब पढ़िएगा, ये मॉडर्न हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। जब आप देखिएगा कि आप पढ़े होंगे कि 1757 का जब प्लासी का युद्ध होता है तो क्या होता है, वो जो बंगाल है, बंगाल पे किसका, ब्रिटिश का कब्जा हो जाता है। एंड वहां से क्या करते हैं, वो बंगाल का शोषण करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वो जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है उनको डर लगने लगता है कि आप इसी टाइम देखिएगा, इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से। क्या होता है कि इसी टाइम जब आप देखिएगा अमेरिका में भी क्या था, ब्रिटेन का ही शासन था। तो जो ब्रिटेन का शासन था तो वहां, तो जैसे हम बता रहे थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए आया क्योंकि जो ब्रिटिश कंपनी थी, जो ब्रिटिश की कंपनी थी, ये क्या हुआ था, 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद से क्या हुआ था, उसको पूरा बंगाल का संसाधन मिल गया था और वो पूरी तरह से इसका क्या कर रहा था, यूज कर रहा था। लेकिन वो ब्रिटिश सरकार जो था उसको क्या कर रहा था, ये वहां पे जाकर उसको जो टैक्स होता है वो नहीं दे रहा था, बल्कि इसको घोटाला कर रहा था। तो वहां की जो सरकार थी, वो सरकार जो थी वो चाहती थी इसको क्या करे, इस कंपनी को रेगुलेट करे। क्यों रेगुलेट, मतलब उसको शासन, उसको नियंत्रित करना। तो क्यों नियंत्रित करना चाहते थे, क्योंकि सेम टाइम आप देखिएगा अमेरिका में भी जो ब्रिटिश कंपनी थी, जो ब्रिटिश लोग थे, वो क्या कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध कर रहे थे। ठीक है, वो अलग होना चाह रहे थे। तो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसको डर लग रहा था कि जो भारत का संसाधन है, जो क्या था, ब्रिटेन को चलाने के लिए फ्यूल की तरह काम करता था। भारत अगर चला जाता हाथ से तो मानिए कि उसका साम्राज्य का पतन होना था। ठीक है, तो वो चाहता था कि ठीक है, अब मान लीजिए अमेरिका में हो गया, लेकिन वो नहीं चाहता था कि इंडिया में भी वही चीज हो। ठीक है, तो इसलिए भारत की जो कंपनी थी उसको क्या करना चाहता था, जो ब्रिटेन का संसद था वो उसको नियंत्रित करना चाहता था। इसीलिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया। ठीक है, और यही से क्या होता है, यहाँ से भारत का जो संवैधानिक विकास होना स्टार्ट हो जाता है कि यहाँ पे नियम कानून बनना स्टार्ट हो जाता है। जो आज के टाइम आप देख रहे हैं, आज जो भारत चल रहा है संसदीय प्रणाली, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको डिटेल में जानेंगे। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए हम आप लोग को बस थोड़ा सा नॉलेज दे रहे हैं, आपको इंट्रोडक्शन करा दे रहे हैं। लेकिन हम लोग जब डीप में जाएंगे तो इसको हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से कनेक्ट करते हुए आपको एकदम उस लेवल तक ले जाएंगे, जो आप बीपीएससी के मेंस में बैठे तो आप इसको आंसर एकदम इजीली कर सके। आपका उस तरह का कंसेप्ट बनाया जाएगा। ओके, ठीक है, तो अब हमारे सर आएंगे और आपको बताएंगे कि आगे क्या क्या प्रोग्राम चलने वाला है। ये स्टूडेंट्स, तो सही बात है, यहाँ पर सर जो बताया है एग्जैक्टली सेम बात है। और यहाँ पर यहाँ पर ये चीज है यहाँ पर कि आप लोग देखिए कि सर यहाँ पर जो भारत का संवैधानिक विकास कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर कैसे जुड़ा है एग्जैक्टली आपको याद होगा, जो अमेरिकन क्रांति हुई थी, अमेरिकी क्रांति कब हुई थी, तो आप 1776 में जो वहां के आसपास में आजादी का समय लगभग आता है। जॉर्ज वाशिंगटन जो वहां के पहले प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति बनते हैं, आप समझिए। और अभी आप क्या लिख रहे हैं यहाँ पर देखिए, यानी कि बात बिल्कुल सत्य है कि अमेरिका से ब्रिटिश, जो अमेरिका है ब्रिटिश हाथ से धीरे धीरे निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है, क्रांति हुई है। और आप बाद में देखेंगे वहीं के एक जो बहुत योग्य गवर्नर लोग हैं वो भारत में लाए गए। क्योंकि सही बात है कि भारत जो था, जो ब्रिटेन के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए क्या था, एक बहुत ही सोने का चिड़िया था। मतलब वो चाहता था, यहाँ पर इतने सारे रिसोर्स यानी संसाधन थे कि सोना, चांदी, आभूषण, बहुत अच्छे अच्छे खाद्यान्न का तो कोई पूछना ही नहीं है, मसाला। इवन जो वास्को डी गामा आए थे 1498 में, वो जो आए थे तो पता चला कि भाई जो उनके यात्रा पर जितना खर्च हुआ आने और जाने में, उसका 80 गुना ज्यादा फायदा कमाए थे। 60 गुना लगभग, हमारे मित्र बताया लगभग 60 गुना एनसीईआरटी में। ठीक है, तो लगभग सोचिए कि एक आदमी, वो भी ये इंटेंशन से नहीं आए थे कि आ ही जाएंगे, लेकिन एक मदद किए।
और कोई आदमी केवल मसाला वगैरह सिंपल चीज बेच करके इतना कमा सकता है, तो यहाँ के हीरे चांदी सोने जवाहरात जो इतने महंगे थे उनसे, तो इस जो भारत के इतना गुलाम बनाने के पीछे ब्रिटिश साम्राज्य का यही था। जब आया तो देख लिया कि भाई इन लोगों में तो एकता ही नहीं है, भारत बटा हुआ है। तो देखिए एक आपको सिंपल सा एक चीज बनाते हैं यहां पर हल्का सा, देखिए ये हमारा भारत है, ठीक है। तो अब आप देखिए इस भारत में हम लोग जो बात करें, यहां जो दिल्ली की स्थिति यहां है, ठीक है ना, ये हमारी दिल्ली है। तो इस दिल्ली में आप देखिए कि जो मुगल साम्राज्य थे, दिल्ली में क्या था, यहां पर सेंट्रल, हम जानते हैं कि 1526 से मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है और लगभग जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो बहुत कमजोर होने लगता है, और जो शासक थे उनको खुद जो राजतंत्र में, दिल्ली में यहाँ जो लोग थे, पारिवारिक लोग, बहुत सारे परिवार में होती थी, मल्टीपल एक से ज्यादा शादियां करते थे, उनमें बहुत सारे जो मंत्री, और वो लोग षड्यंत्र होने लगा यहाँ पर, ठीक है ना, षड्यंत्र होने लगा और ये साम्राज्य वीक हो गया, कमजोर हो गया। तो यहाँ जो बहुत मजबूत कमांडर थे, जाकर उसमें से एक अलीवर्दी खान आई यहाँ बंगाल में, जो कि आज का बांग्लादेश है और पश्चिम बंगाल को लेते हुए यहाँ पर एक बंगाल का राज्य बना दिए। ये जब मन करता था टैक्स देते थे, जब मन करता था नहीं देते थे, क्योंकि ये बहुत मजबूत थे। ठीक इसी तरह एक और जो निजाम थे, ठीक है ना, यहाँ पर हैदराबाद राज्य, आप तेलंगाना का जो राज्य है ये यहाँ पर आपको हैदराबाद राज्य का, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर एक सादत खान, जो यहाँ अवध का क्षेत्र है, यहाँ पर लखनऊ का जो क्षेत्र है, अवध लखनऊ के आसपास एरिया को यहाँ बना दिए, और ऐसे ऐसे कई सारे योग्य जो कमांडर थे वो लोग अपना अपना राज्य बना दिए। कहने के लिए तो भारत अभी भी मुगलों के अंदर था, लेकिन वास्तविकता ये नहीं थी, क्योंकि सभी कमांडर बहुत मजबूत थे और सेनापति एक्चुअली जो कहें मन करता था वो टैक्स देते थे, मन करता था नहीं करते थे। इस वजह से क्या हुआ कि स्थिति काफी जर्जर हो गई भारत की। और जब अंग्रेज आए, वो अंग्रेज आपको याद होगा, अंग्रेज अकबर के समय से ही आने लगे, अकबर, जहांगीर, फिर उसके बाद शाहजहां, और फिर उस तरह से वो औरंगजेब वगैरह में भी आए। देखिए कि यहाँ के शासन तो बहुत कमजोर हो चुका है। इस तरह से वो लोग अपना सुप्रीमेसी यहाँ पर स्थापित करने के लिए धीरे धीरे वो लोग षड्यंत्र करने लगे। और आप लोगों को याद भी होगा जो 1757 और 1764 का जो युद्ध है, वास्तविक 1757 में वास्तविक युद्ध कहां हुआ, वो तो राजा युद्ध से पहले ही हार चुके थे। ऑलरेडी उनका सेनापति वो लालची थे और अपना राज्य लेने के लिए बस मैदान में गए, पता चला कि कुछ 100 का टुकड़ी मिलकर बड़े हजार लाखों के सेना को हरा दिया। तो 1757 वास्तविकता में युद्ध था ही नहीं, वो क्या था, हम भारतीयों के द्वारा ही भारतीयों के पीठ में रोका हुआ खंजर था। हम लोग कहने के लिए हिंदू मुस्लिम करते रहते थे, ये मुस्लिम का ही, और इनफैक्ट इससे हारा कौन, भारत ही हार गया, ठीक है। तो ये जो सत्ता के लिए जो लालची लोग हैं वो हमेशा से ही भारत को गुलामी के या अधीन गुलामी की दास्ता है उसके अंदर ले जाते रहे हैं, ठीक है। तो 1757 में युद्ध नहीं हुआ था, ऑलरेडी राजा हार ही चुके थे, वो बस नाम के लिए अंग्रेज गए। वो जो आज कहने के रॉबर्ट क्लाइव, जो बहुत बड़ा नाम महिमा मंडित हुए, एक क्लर्क से, माय डियर, एक क्लर्क से बहुत बड़े सुप्रीम जनरल तक गए वहां पर, समझिएगा। तो क्लर्क धूर्त थे। रॉबर्ट क्लाइव जो है, हमको इस कहने में कोई भी ये नहीं हुआ कि बहुत धूर्त थे, बहुत सातिर थे, और ये लोग मूर्ख थे। कहने के लिए तो बहुत बड़े राजा थे, लेकिन मूर्ख थे, आपस में ही हार गए वो लोग, ठीक है। तो 1757 बाद 1764 में हार गए। फाइनली ये 3 लोग मिलकर लड़े 1764 में। कौन कौन, मुगल के भी जो यहाँ छोटा सा राज्य था अवध, और बंगाल के ये कुछ क्षेत्र, लेकिन तीनों को अंग्रेज फाइनली हरा दिए, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये लोग ऑलरेडी वीक हैं, कमजोर हैं। और मेन जो इन लोगों का जो पराजय हुआ 1764 में हुआ। और ठीक अब एक बात समझिएगा, बहुत यहां पर समझने वाली बात है, एनालिसिस वाली बात है। अगर आप जनता के मन में आदर या सोच दिए बिना उस पर शासन नहीं कर सकते हैं, तो वो 1764 से लेकर के 1773 तक क्यों वो शांत थे? धीरे धीरे
वो एज ए कठपुतली के रूप में राजा रखे, मुस्लिम के शासक को बंगाल की गद्दी पर वो एज ए कठपुतली के रूप में रखे। या 1857 तक याद रखिएगा, दिल्ली में जो मुगल शासक थे कठपुतली के रूप में थे। पूरा धीरे धीरे अंग्रेज लोग तंत्र तो अपने हाथ में कर रहे थे, और वो जानते थे कि जब तक जनता के हृदय से, मन से ये मुगल साम्राज्य नहीं निकलेगा तब तक हम लोग शासन नहीं कर पाएंगे। और वो धीरे धीरे उनके मन से, उनके हृदय से और मस्तिष्क से मुगल साम्राज्य को निकाल रहे थे। और वो धीरे धीरे करते करते ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, और ब्रिटिश साम्राज्य ये चाह रहा था, अरे भाई एक छोटा कंपनी इतना पैसा कमा रहा है कि ब्रिटिश महारानी के अंदर में उतना पैसा नहीं है, तो वो तो है भाई, देश है, उसके प्यादे के रूप में कंपनी क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसका प्यादा था, छोटा सा एक हाथ, उसको 1 लाख मारता तो कभी भी गिर जाता, और हुआ भी यही। इसलिए उसको रेगुलेट करना चाहता, उसको नियंत्रित करना चाह रहे थे। और इस तरह से जो संवैधानिक विकास जो कहे भारत में, एक तरह से एक्चुअली इस समय कौन कर रहा है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, ब्रिटिश संसद, जो ब्रिटेन का संसद है, कंट्रोल करना चाह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत शानदार है ये कॉन्सेप्ट एक बार बन जाएगा तो आप लोगों को, हमें नहीं लगता, बाकी तो ऑब्जेक्टिव सब याद हो जाएगा, क्योंकि समझ हो गया कि कुल कार्य क्यों हो रहा है, जो विश्व परिदृश्य क्या है उस समय, भारतीय परिदृश्य क्या है इस समय, जब सब समझ में आ जाएगा तो बाकी तो सब चीज आप फैक्ट रट जाएंगे, एक छोटे छोटे पॉइंट, ठीक है ना। तो ठीक है, इसमें हम आप लोग एसएससी के हमारे एक्सपर्ट सर हैं सागर जी, सागर सर, उन्हीं को हम ये हैंड ओवर करते हैं माइक, ठीक है। ऑन है, ऑन है जी। हेलो एवरीवन, पहले सिलेबस इंट्रोड्यूस कर देते हैं। एसएससी सीजीएल सेंट्रल में, इसमें क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस, मैथ के 25 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस। बिहार एसएससी में अच्छा, इसमें नहीं आ रहा, ठीक। इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस और जीके जीएस के 25 क्वेश्चंस, ठीक है। और बिहार एसएससी सिलेबस रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चंस, जीके जीएस प्लस करेंट के 75 क्वेश्चन। अभी अपकमिंग वैकेंसीज आने वाला है बिहार एसएससी सेक्रेटरीट के लिए, सचिवालय के लिए, और अपकमिंग वैकेंसी है एनटीपीसी रेलवे के लिए, ठीक है। एनटीपीसी का भी सिलेबस दे देते हैं। तो हम आपको रीजनिंग, मैथ, जीएस, जीके पढ़ा देंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस है? सर एक बार बताया गया
हाँ कुछ क्वेश्चन भी आपको पूछे सर, क्या कुछ तैयारी है कुछ कोई क्वेश्चन? सर हाँ एक बात बताइए सर कि ये क्या करना चाहिए हमको, बेसिकली हमको क्रैक करना है, हम मान लीजिए नॉर्मल एक लेवल में हम जानते जी। हैं, तो सर हमें क्या करना चाहिए, मतलब बेसिकली आधारभूत तरीके से हमें क्या करना चाहिए, क्या करें, पढ़ाई का क्या पैटर्न रखें, क्या तरीका रखें? बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं ना, कुछ तो मतलब यही प्रश्न है जो पूछिए सर। ये आने वाले टॉपर हैं, हाँ। तो आपके कैसा है, आप इनसे कांटेक्ट में रहिए। बोलिए इसमें आवाज बोलो क्वेश्चन हाँ नहीं क्या क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। कोई तैयारी का कोई क्या क्वेरी है? हमको बिहार एसएससी के लिए आप पूरा प्रिपरेशन कैसे करें, इसके लिए आप बताइए। जीरो लेवल से क्या जीरो लेवल से क्या करना चाहिए, सिलेबस पता है, सिलेबस हाँ सिलेबस पता है। सिलेबस तो यार सिलेबस तो सर लिखे हैं। सर लेकिन ये जीएस मैंने किस क्लास तक, यही मैंने जीएस को किस क्लास तक पढ़ना हुआ, 10th क्लास तक, 10th बीपीएससी के लिए 12th तक, बीपीएससी में 12 एसएससी के लिए 10 वन डे एग्जाम है ना ये, वन ईयर। जी वन लीनियर क्वेश्चंस आएगा इसमें, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा फोकस आपको ये दोनों सेक्टर पे होना चाहिए, यही सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। और जीके जीएस तो मोस्टली सबका सही होता ही है, जो बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। सिलेबस तो बता दिए हैं, जी जी। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन तैयारी कैसे करें ये बताइए। ये मेन बात है कि सर जीरो लेवल से बच्चे क्या करें, ये बताइए कि जो एकदम बिगिनर है वो क्या करें? टेस्ट पेपर दीजिए, क्वेश्चन एनालाइज कीजिए, प्रीवियस ईयर देखे हैं क्वेश्चन पीवाईक्यू, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आया, कुछ प्रॉब्लम आया तो पूछिए। हमको एडवांस मैथ में खाली एडवांस मैथ सिलेबस में नहीं है, एडवांस मैथ थी मेंसुरेशन दिया है, वो एक बेसिक क्वेश्चन रहता है, वो एक ही आया ही है 2015 में, उसका तो नहीं आया। तो ठीक है सर, अगर है इनका, अगर मेंसुरेशन अगर प्रॉब्लम है, मेंसुरेशन क्लास ले लिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं सर। इनको लगेगा कि मेंसुरेशन है तो ले लिया जाएगा एक, हाँ ठीक है। और इसके अलावा चूंकि ये ऑन है आप बोल सकते और इसके अलावा क्योंकि इसके इसमें अलावा तो समझाने वाला नहीं है, आप लोगों को भी ये देते हैं माइक, जो भी है ओपनली यहाँ पर, क्योंकि 100 यकीन मानिए कि मतलब आप लोग इस सब एग्जाम के लिए रेडी रहिए। साइंस सर, साइंस के लिए क्लास 8, 9, 10 का एनसीईआरटी, जी जी। साइंस के लिए, साइंस के लिए एक एक लाइन एक एक वर्ड समझते हो, रट के केवल नहीं समझते। 9th 10th 8 9 10 मैं लास्ट वाला मेरा निकला हुआ था पर मेरिट नहीं बना है सचिवालय, ऑलरेडी क्वालिफाइड है सर। और एक्चुअली जो बात बोले बेसिक बात है, 8 9 10 का एनसीईआरटी समझ के वर्ड बाय वर्ड, रट के केवल नहीं, वो बीपीएससी के लिए भी यूजफुल है। साइंस ही नहीं सर, आर्ट्स में हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर पॉलिटिक्स उसमें तो 6 से बेसिक स्टॉक, अगर सच में बेसिक जीरो लेवल लग रहा है और जीरो है और दिक्कत है तो 6 से कर लीजिए, 6 7 8 9 10। अगर इसमें सारे विषय साइंस और सोशल साइंस आप कर लीजिए तो आप यकीन मानिए कि एसएससी लेवल में आपको निकल जाए। और अपकमिंग वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी 3000 प्लस दिखा रहा है। हाँ, और हमको लगता है कि जैसे बच्चे हाँ आने वाला है, रेलवे भी आने वाला है, 14 सितंबर से ऑनलाइन होगा, फिर फिल होगा फॉर्म। बिल्कुल। और चूंकि ये देखिए ऐसा क्यों सर जो बोल रहे हैं वो 100% सही क्यों है, क्योंकि ये बिहार सरकार का टारगेट है कि हमको इतना जॉब देना है, ठीक है ना। और बिहार सरकार का टारगेट है इतना जॉब देना है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी जान रही है कि भाई इस बार बहुत उसका रोजगार के लिए बहुत खींचातानी हो रहा है, वो जान रही है कि भाई हमको इस बार सीट, इलेक्शन है, देखिए हाँ नेक्स्ट ईयर इलेक्शन भी है, तो ये लोग चाह रहे हैं बिहार सरकार भी जॉब देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जॉब आएगा। तो अगर जो बच्चे, एक बात है कि डेडिकेटेड होकर तैयारी करना पड़ेगा, ये नहीं कि भाई हम 2 घंटा 4 घंटा, ऐसे नहीं, पूरा चूंकि रिवीजन चाहिए ना, रिवीजन जितना बार कर लीजिए उतना बार कम है। जी सर, एबीसीडी आपको याद है, अगर सिलेबस पर एबीसीडी जैसा कमांड हो जाए तो यकीन मानिए आपको कोई नहीं रोकेगा, समझ करके हो जाए तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोकेगा। यही होता है सिलेक्शन का, जो लोग भी क्वालिफाई करते हैं अच्छे रैंक से, पूछिएगा यही करते हैं वो, कोई ठीक है। तो यही चीज है। अब एसएससी का हो गया और बीपीएससी का टारगेट अभी रखिए, जैसे ही एक रिदम में बने रहिएगा आप लोग,
और अभी तो आने वाला है नोटिस, मतलब टाइम नहीं मिलेगा। हाँ टाइम नहीं मिलेगा, कहने रेडी हो जाइएगा, यहाँ बैच रहिए। यहाँ पर बीपीएससी में आपको हम लोग कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे, ठीक है ना, आपको क्या क्या चीज है। जैसे एक बार आप समझ गए तो फैक्ट याद रखना पड़ेगा। जैसे कि अमेरिकी क्रांति कब हुई, आप याद में हमको समझा दिए हैं कि जॉर्ज वाशिंगटन पुरोधा थे, उस समय अंग्रेज के चाहते थे ना, अंग्रेज कंपनी वहां पर जाकर सब कैप्चर बना के रखी थी, ब्रिटिश चाहते थे मेरा बना रहे, लेकिन नहीं रह पाया क्योंकि लोग वहां पर रिवोल्ट कर गए कि भाई नहीं, हमको अधिकार दीजिए, हम आपसे नहीं चाहते हैं। तो अधिकार रिवोल्ट कर गया और सबको भगाए। तो जब आपको एक कहानी रेडी रहेगा तो फैक्ट ही तो याद रखना है भाई, कौन कौन उसके हेड, उसके नेता कौन थे, तो जॉर्ज वाशिंगटन। तो पहले प्रेसिडेंट कौन हुए अमेरिका के, जॉर्ज वाशिंगटन हुए, ठीक है ना। वहां की करेंसी पर किनका, अमेरिकी करेंसी पर किसका फोटो रहता है, जॉर्ज वाशिंगटन। तो भाई आपको जब कहानी याद रहेगा तो फैक्ट तो याद हो जाएगा, मतलब फैक्ट पट 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 जुड़ जाएगा सब उसमें। बात समझ रहे हैं, मेरा कहने का अर्थ यही है। ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट बनाने पर, रटना तो उसी पर थे, रटने तो रटने के लिए हम लोग अपने रटना पड़ेगा। जैसे जैसे बजरंग बली, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर लोग जा रहे, रटना पड़ेगा खुद ही, बता देंगे लोग कैसे, बार बार उसको रिवाइज करते रहिए। लेकिन कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट समझे बिना रटना एक भूलिएगा, बिना समझे बिना रटिएगा तो भूलिएगा। अगर समझ के रटिएगा तो ध्यान रहेगा, एक एक एक, एक मतलब कहानी बना रहेगा ब्रेन के अंदर। अच्छा ये कहानी है, इसमें सब पात्र को करते जाइए। अच्छा उस समय बंगाल के कौन नवाब थे, अवधी कौन नवाब थे, अच्छा यहाँ का हैदराबाद को कौन स्थापित किया था, इसी समय सब। अच्छे लास्ट में उस समय मुगल साम्राज्य कौन था जो लड़ा था 1764 में। तो कहानी याद है, हमको फैक्ट को रिकॉल कर देना है तेजी से। बात समझ रहे हैं आप लोग, मेरा यही कहना है, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं और आगे बढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। सब लोग हम लोग जुड़े हुए हैं और खूब सफल हुई। ठीक ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। अगर कोई लास्ट वर्ड है सर, कोई लास्ट वर्ड आप कर सकते हैं और फिर हम लोग इसको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।